देखिए, ये चीज़ें बड़ी गहरी हैं, गंभीर हैं और इनकी चर्चा बड़ी आवश्यक है। इनको समझना बहुत आवश्यक है। इन बहुत सारी बातों की चर्चा टेलीविज़न पे नहीं हो सकती और अगर होती है, तो लोग हाई कोर्ट भाग जाते हैं। जैसा अभी पिछले दिनों में हुआ ना, एक चर्चा के बारे में लोग हाई कोर्ट चले गए कि इसको बंद करो। तो वो चर्चा किस विषय पर थी? वो चर्चा स्त्री-पुरुष संबंध, विवाह संबंध के ही बारे में वो चर्चा थी। और वहाँ चर्चा का अर्थ का मुद्दा क्या था कि स्त्री को कितनी आज़ादी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। और आज़ादी का अर्थ क्या है कि उसको श्रृंगार करने की आज़ादी होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप श्रृंगार समाप्त कर देंगे, कैशिकी वृत्ति समाप्त कर देंगे, तो एक भिन्न प्रकार की संस्कृति का उदय। नाट्यशास्त्र में तो पहला एक्सपेरिमेंट ही हुआ कि जब कैशिकी वृत्ति के बिना नाट्य किया गया, तो वो नाट्य किसी भी प्रकार से सफल नहीं हुआ। तो मैं एक बार आपको ये जो श्लोक हैं ये पढ़ देता हूं, जिससे कि आपको ये पूरा इतिहास क्विकली मैं आपके सामने रख देता हूँ। श्रुत्वा तु शक्रवचनम माम आह अंबुज संभवः। इंद्र के शब्दों को सुनकर मुझसे ब्रह्मा ने कहा, त्वम पुत्र शतम शत संयुक्तम प्रयोक्ता अस्य भव अनघ। हे पवित्र मुनि, अब तुम अपने 100 पुत्रों के साथ ये प्रयोग करो। आज्ञापितो विदित्वा हम नाट्य वेदम पितामहात् पुत्रान अध्यापयामास प्रयोगम च अपि तत्वता। तो मैंने आदेश के अनुसार अपने 100 बेटों को शिक्षित किया। 100 बेटों को के नाम उन्होंने यहाँ दिए। कारण क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये करने के बाद मैंने क्या किया कि 3 वृत्तियों में उनको शिक्षा दी। भारती सात्वतीम चैव वृत्तिम आरभटीम तथा समाश्रितः प्रयोगस्तु प्रयोक्तो वै मया द्विजाः। तो हे ब्राह्मणों, जो आप आज सुन रहे हैं मेरा प्रवचन, जो आए हुए थे उनके आश्रम में, तो मैंने ऐसा किया। मैंने भारती वृत्ति ली, सात्वती वृत्ति ली, आरभटी वृत्ति ली और इन तीनों का सम्मिश्रण करके एक प्रयोग बना दिया। यानी उसमें कैशिकी नहीं थी। परिग्रह्य प्रणम्य अथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया अथ अहम माम सुरगुरु कैशिकीम अपि योजय। तो फिर मुझसे कहा कि भाई ये तो कैशिकी तो इसमें छूट गई, श्रृंगार तो इसमें होगा ही नहीं। यच्च तस्य क्षमम द्रव्यम तद ब्रूह्य द्विज सत्तमम एवं तेनस्य अभिहितः संप्रयुक्ता मया प्रभु दीयताम भगवन द्रव्यम कैशिक्याम संप्रयोजकम नृत्य अंगहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मका। तो अब सवाल ये है कि मुझको ये द्रव्य दीजिए, यानी वो द्रव्य क्या होगा फिर। और स्वर्ग में तो सामान्य स्त्रियां होती नहीं। ये तो चले गए अपने शिष्यों को लेके स्वर्ग में, लेकिन वहां तो स्त्रियां थी नहीं। तो स्वर्ग में तो अप्सराएं होती हैं। अप्सराएं ही नृत्य करेंगी, अप्सराएं ही स्त्री पात्र करेंगे। तो जब अप्सराओं को संयोजित किया गया, जब कैशिकी वृत्ति आई, तब नाट्य का असली संभव हुआ, तभी नाट्य प्रयोग में आ सका। दृष्टा मया भगवतो नीलकंठस्य नृत्यतः कैशिकी श्लक्ष्ण नेपथ्या श्रृंगार रस संभव। तो श्रृंगार रस जो है
जब तक नहीं होगा तब तक नाट्य नहीं चलेगा। अब यहाँ एक बात समझने की है। देखिए, आपने सैकड़ों कहानियां पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे। प्रमुख रूप से दो ही प्रकार के कहानियां होती हैं, ठीक है? लव और वॉर, ठीक है? या तो प्रेम कथा होगी या युद्ध की कथा होगी। तो इन तीन वृत्तियों को ही आप रखेंगे तो लड़ाई के लिए ये तीन वृत्तियां चाहिए। और अगर आप श्रृंगार की कथा रखेंगे तो आपको कैशिकी वृत्ति चाहिए। और अगर आपको फिर एक ऐसी चीज रखनी है कि जिसमें कुछ गहराई हो, जिसमें जीवन की समग्रता हो, तो आपको ये चारों रखनी पड़ेंगी। क्योंकि सिर्फ थ्रिलर, सिर्फ एक्शन मूवी, वो भी बोरिंग हो जाता है। और सिर्फ ऐसा कि जिसमें केवल श्रृंगार ही श्रृंगार हो, वो भी बोरिंग हो जाता है या घटिया हो जाता है, कभी कभी अश्लील भी हो जाता है। तो जीवन की समग्रता चारों वृत्तियों में है। तो उसमें नॉट ओनली लव, नॉट ओनली वॉर, बट लव एंड वॉर बोथ। और वॉर से अर्थ यहाँ मतलब केवल बिग फाइटिंग बैटल नहीं है, वॉर से अर्थ संघर्ष भी है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कोई युद्ध नहीं है। हाँ, हमने सुना है, उसमें कहा गया है कि दुष्यंत जो हैं वो इंद्र को मदद करने के लिए जाते हैं स्वर्ग और जीतकर फिर लौटते हैं, इतना सुना है। लेकिन कथा में जो संघर्ष है वो संघर्ष दूसरे प्रकार का है। वो संघर्ष इस बात का है कि उन्होंने जिस स्त्री से प्रेम किया उसका वास्तविक रूप पहचाना ही नहीं। ये शकुंतला थी क्या? शकुंतला क्या वो 16 साल की मुग्धा नायिका ही लड़की ही थी जिसके शरीर के ऊपर आसक्त होकर उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया और उसको वो गर्भवती बनाकर अपने राजधानी लौट आए? बस यही कहानी खत्म होनी है, यही तो संघर्ष शुरू होना है कि बाद में वो भूल गया। तो शकुंतला के असली स्वरूप को पहचानना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, यही तो संघर्ष है। और इसी में श्रृंगार है। तो जहां दोनों ये आ जाते हैं, चारों वृत्तियां वहां आएंगी। और इसलिए चारों वृत्तियां नाट्य के लिए, जीवन की संपूर्णता दिखाने के लिए आवश्यक है। अब वो कहते हैं कि देखिए, इस कैशिकी वृत्ति पुरुषों से नहीं हो सकती। अब ये ठीक है, आजकल आप टीवी पे कुछ कलाकार देख रहे हैं जो स्त्रियों की वॉइस में, उनकी कंठ ध्वनि में भी गा लेते हैं, तो आप कहते हैं हाँ जी, बड़ा अच्छा चमत्कार हो गया। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कहेंगे कि हाँ भाई तुम ही गाते रहो, हमें स्त्री गायिकाएं सुननी नहीं। क्यों जी? फिर तो बहुत बड़ा एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बड़ी बड़ी गायिकाएं कहाँ जाएंगी फिर, अगर पुरुष ही उनकी आवाज़ की नकल करके गाने लगे तो? अशक्यः पुरुषैः सातु प्रयोक्तुम स्त्री जनादृते ततो असृजन महातेजा मनसा अप्सरसो विभु। कि आप अप्सराएं दीजिए, और ये अप्सराएं कैसी होंगी? नाट्यालंकार चतुराः। और इनके नाम फिर उन्होंने गिना दिए। ये नाम भी बहुत लंबे नाम हैं और कभी इनके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की चर्चा ऐसा क्यों किया हम करेंगे। लेकिन आज केवल इतना ही कहना आवश्यक है कि जब कैशिकी वृत्ति आई तब नाट्य के अंदर एक समग्रता आई
और फिर उसका प्रयोग हुआ। तो देखिए, इतनी कथा में बहुत सारी बातें प्रस्थापित हो जाती हैं और भारतीय नाटक के या नाट्य विद्या के इतिहास में भी बातें हमें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहली बात जो अभी अभी हम करके चुके हैं वो ये है कि भारत के अंदर जो नाट्य खेला गया उसमें स्त्री और पुरुष, नट और नटी दोनों अनादिकाल से। यूनानी नाटक में ऐसा नहीं था। भारत के अतिरिक्त जो विश्व की इतिहास में अत्यंत समृद्ध परंपरा है दूसरी, वो कौन सी है? ग्रीक परंपरा। तो ग्रीक परंपरा में स्टेज के ऊपर स्त्री पात्र नहीं होते, वो केवल पुरुषों के द्वारा ही खेला जाता और पुरुष जो है वो ही स्त्री का आवरण, अलंकरण या जिसको आहार्य कहेंगे हम नाट्यशास्त्र की भाषा में, वो वेशभूषा आहार्य पहनकर स्त्री का रोल अदा करता है। यानी ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये तो आप समझ गए। वहां वो लास्य नहीं आएगा, वो कोमलता नहीं आएगी, वो मार्दव नहीं आएगा, वो लालित्य नहीं आएगा। कैसे संभव? जब आपने मुस्टंडे ही लगा दिए, स्टेज पर स्त्रियां रखी नहीं, तो फिर यही होगा। तो भरत मुनि के ही साथ ये हुआ। तो ये कहानी चाहे सच्ची है चाहे झूठी है, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इसके पीछे जो मर्म की बात है वो ये है कि यदि आप ऐसा थिएटर, ऐसा रंगमंच चाहेंगे कि जिसमें स्त्रियां न हों और स्त्रियों को पूरा पूरा स्थान न मिले, तो नाट्य की विद्या नहीं हो सकती। अब समय नहीं है, लेकिन फिर मैं कभी आपके सामने ये चर्चा करूंगा अगले 3-4 दिन में कि अगर नाट्य में नहीं होगा तो फिर किसी भी कला में नहीं होगा, क्योंकि सारी कलाओं की जननी तो ये नाट्य ही है। जब वो कहते हैं कि सब कुछ इस नाट्य में होता है, जितनी भी कलाएं हैं वो इस नाट्य में होती हैं, और ये सच है। अगर आप इंडियन स्कल्पचर यानी मूर्ति कला का इतिहास देखना चाहते हैं और आप उसे देखेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे कि जितने तरह तरह के, जिसको अंग्रेजी में हम पोजेज कहते हैं, जो शिल्प में हमें देखने को मिलते हैं, ये जितने भी हैं ये कहाँ से आते हैं? कैसे खड़ी होंगे, हाथ कहाँ होगा, पैर कहाँ होगा, ये जिनको कर्ण कहा गया, ये कहाँ से आते हैं? ये नाट्यशास्त्र से। तो सारी शिल्प कला का विकास वहां से। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मोहनजोदारो में जो एक नर्तकी मिलती है, डांसिंग गर्ल जिसका अंग्रेजी में कह दिया गया, कुछ लोग उसको नर्तकी मानते हैं, कुछ उसको वेश्या मानते हैं, कुछ उसको देवी मानते हैं। अब उसका सामाजिक स्थान क्या था वो छोड़िए, वो हम नहीं जान सकते जब तक कि और बहुत से तथ्य हमारे सामने ना आ जाएं उस काल के। लेकिन इतना हम जानते हैं कि वो जिस अंगहार या जिस करण में वो खड़ी है, वो नाट्यशास्त्र में दिए हुए करणों से कोई दूर नहीं। कहने का अभिप्राय ये है, बात
जो बन रही है वो ये बन रही है कि नृत्य और स्त्रियों के द्वारा नृत्य, ये भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन है और इसीलिए नाट्य में स्त्रियों का स्थान सदैव रहा है। ये एक हमें नोट करना है क्योंकि अन्य संस्कृतियों में ऐसा नहीं था। यूरोप के अंदर जब नाट्य को, नाटक खेलने को पुनर्जीवित किया गया, क्योंकि यूरोप के अंदर भी ये सब 15वीं शताब्दी से दोबारा शुरू होता है, जिसको हम रेनेसांस कहते हैं या एलिजाबेथन एज इंग्लैंड में कहते हैं। तो जब वहाँ ये शुरू होता है तो वहाँ भी स्टेज के ऊपर स्त्रियां नहीं जाती थी। वहाँ 10-11 साल के लड़कों से अभिनय कराया जाता था, स्त्री पात्र। यानी जिनकी आवाज़, जिनका कंठ जो है वो अभी, जिसमें बचपना है, जिसमें बिल्कुल पुरुष कंठ ध्वनि न आई हो, उस लड़के का उपयोग नट के रूप में स्त्री पात्र को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ईसाई संस्कृति में, यूनानी संस्कृति में, इनमें स्त्रियों का रंगमंच पर प्रयोग नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? ये एक लंबा विषय है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे क्योंकि नाट्य का विषय है। हमारे यहाँ ये बड़े स्पष्ट रूप में रखा गया है कि स्त्रियों के बिना अच्छा अभिनय, अच्छा नाट्य प्रयोग नहीं हो सकता। तो अब जब अच्छा नाट्य प्रयोग नहीं हो सकता तो स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की जानकारी और स्त्री ऑडियंस, ये सब भी आवश्यक है। क्योंकि फिर मर्मज्ञ स्त्रियां भी तो होनी चाहिए नाट्य देखने के लिए, जो कि बताएंगी कि ये नाट्य प्रयोग ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे अध्यायों में जाएंगे उनकी चर्चा भी आएगी, उनके बारे में शास्त्र में भी कहीं कहीं हमको संकेत दिए गए हैं और उनको हमें देखना होगा। तो अब देखिए, ये इतना जो बताया गया, ये इतिहास भी है, कथा भी है और तथ्य भी है। अब इसके बाद कुछ और बातें वो बताते हैं और सबसे प्रमुख बात जो बताएंगे वो बताएंगे पूर्व रंग के बारे में कि पूर्व रंग क्या होता है। शब्द है पूर्व रंग, जिसमें दो पद आते हैं, पूर्व और रंग। रंग का अर्थ होता है स्टेज, रंगभूमि, और रंग का अर्थ होता है उस भूमि पर क्या प्रयोग किया गया, कौन सा खेल खेला गया, क्या किया गया आपने, वो भी रंग का अर्थ होता है। और यहां वही अर्थ है। तो उस प्रयोग से पहले, उस खेल या नाटक से पहले क्या होगा स्टेज पर, पूर्व में, वो पूर्व रंग है। यानी नाटक शुरू होने से पहले स्टेज पे कुछ होता है या नहीं होता है। तो सिनेमा की भाषा में ट्रेलर, या शायद ट्रेलर तो फिर भी कुछ और दूसरी फिल्मों के बारे में होता है। रंग से पहले हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो पूर्व रंग ट्रेलर नहीं है और पूर्व रंग प्रोलोग भी नहीं है। जो अंग्रेजी नाटकों में प्रोलोग होती है कि नाटक शुरू होने से पहले कोई आया और उसने कहा कि अब ये हमारा नाटक ऐसे होगा। तो प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं नाट्यशास्त्र की भाषा में, कि एक सूत्रधार आता है या नाट्य कर्मी आता है और वो कहता है कि अब आपको ये नाटक दिखाया जाएगा, वो भी पूर्व रंग नहीं होता। उससे पहले बहुत कुछ जो होता है वो पूर्व रंग होता है।
और वो क्यों किया जाता है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक चर्चा हम आपसे करेंगे।